सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 56 को पहले की वीडियो में समझा था। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इस सीरीज़ का पार्ट सेकंड देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 61 पर चर्चा करेंगे, जिस पे राष्ट्रपति पद के लिए महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में हमें बताता है। अब ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 क्या बताता है, महाभियोग प्रक्रिया कैसे होती है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले की वीडियो में हमने जाना था कि महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है और महाभियोग का प्रस्ताव कब लेकर के आया जाता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है उसको समाप्त करने के लिए, राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है इसको समाप्त करने के लिए महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये लेकर के आया जाता है। ठीक है, अब ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो ये संसद के द्वारा लाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की पदावधि को समाप्त करने के लिए ये जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है ये कब लाया जाता है, तो जब भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं या संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो लेकर के आया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है उसको समाप्त करने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव संसद के द्वारा लाया जाता है। कब लाया जाता है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं या संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। ठीक है, अब ये संसद के द्वारा तो लाया जाता है, पर आपको पता है कि संसद में तो दो सदन होते हैं, है ना। संसद में दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि संसद के किस सदन द्वारा इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा। तो हम आपके डाउट को क्लियर कर देते हैं कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। ठीक है, अब बात ये है कि जो भी सदन इस प्रस्ताव को लेकर के आता है, ठीक है, उस सदन को उस प्रस्ताव की सूचना लाने की जो सूचना है ये राष्ट्रपति को देनी होती है। ठीक है, कितने वो राष्ट्रपति को इसकी सूचना तो देनी होती है, लेकिन जिस दिन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है उसके 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या समझ में आया आप सभी को कि जो भी सदन राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव को लेकर के आता है उस सदन को उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस बात की सूचना देनी होती है और ये अनिवार्य है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो भी सदन इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है तो वहाँ पे बहुमत भी तो मिलना चाहिए ना उस प्रस्ताव को। तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि अगर आप समझें, आप सपोज करें कि पहला सदन यहाँ पे क्या है, पहला सदन जो है वो यहाँ पे लोकसभा है। ठीक है, इसमें प्रस्ताव जो है इस सदन के द्वारा प्रस्ताव को क्या किया गया, लाया गया। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया और लोकसभा को
इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। कब देनी होगी? प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के 14 दिन पूर्व। ठीक है, अब 14 दिन पूर्व सूचना दे दी गई, फिर लोकसभा में प्रस्ताव को प्रस्तुत कर लिया गया। अब इस प्रस्ताव पर क्या होगी? वोटिंग होगी, सदस्यों के बीच वोटिंग होगी। तो लोकसभा के कुल सदस्य जो हैं, कुल सदस्य संख्या जो भी है, तो कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई जो सदस्य हैं, इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में कुल जो भी सदस्य संख्या है, जैसे आप सभी को पता है कि 545 लोकसभा में सदस्य हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई सदस्य जो होंगे वो क्या करेंगे? मंजूरी देंगे। यदि वो 2/3 सदस्य, लोकसभा के 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, ठीक है, यदि 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो ये जो प्रस्ताव है वो पहले सदन से क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। पहले सदन से ये महाभियोग प्रस्ताव जो होगा वो पारित हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? अब ये प्रस्ताव जो है दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब ये प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। फिर दूसरा सदन क्या करेगा? इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि दूसरे सदन द्वारा क्या कार्य किया जाएगा। तो दूसरा सदन जो होगा ये न्यायाधिकरण की भांति कार्य करेगा, और ये क्या करेगा कि राष्ट्रपति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी वो जांच करता है कि क्या वाकई में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सच हैं या झूठे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? न्यायाधिकरण की भांति कार्य करेगा और राष्ट्रपति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी वो जांच करेगा। उसके बाद क्या होगा? तो जब जांच चलती है, दूसरे सदन के द्वारा जब जांच चलती है राष्ट्रपति पर लगे आरोपों के लिए, तो उस स्थिति में मतलब उस दौरान राष्ट्रपति जो होंगे वो स्वयं या अपने वकील के द्वारा या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने पक्ष को रख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? यदि आरोपी पाए गए, राष्ट्रपति आरोपी पाए गए जांच के दौरान, तो फिर क्या होगा? दूसरा सदन जो होगा वो उस पर वोटिंग करेगा। अब यदि दूसरा सदन आप सपोज कर लो कि दूसरा सदन यहाँ पे क्या होगा? राज्यसभा दूसरा सदन है, इसने न्यायाधिकरण की भांति कार्य किया और राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच की, और राष्ट्रपति पर जब लगे आरोपों की जांच की गई और राष्ट्रपति आरोपी पाया गया, उसके बाद दूसरे सदन में वोटिंग होगी और दूसरे सदन के कुल सदस्य जो होंगे, तो कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, ठीक है, 2/3 सदस्य जो होंगे वो यदि इस प्रस्ताव को क्या कर देते हैं? मंजूरी दे देते हैं, तो प्रस्ताव जो होगा वो दूसरे सदन से क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। ठीक है, और पारित होने की ही तिथि से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति की पदावधि को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 54, जिस पर राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। निर्वाचन का मतलब क्या? निर्वाचन मतलब इलेक्शन या फिर चुनाव, जिसे सामान्य भाषा में इलेक्शन या चुनाव कहते हैं। तो हम इस आर्टिकल 54 को समझते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, कौन से सदस्य होते हैं जो वोट नहीं डालते हैं, किस तरीके से इलेक्शन जो है वो राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या जो इलेक्शन होता है, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, और ये जो निर्वाचक मंडल होता है
इसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं, जो वोट डालने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं और कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य हैं जो शामिल होते हैं। तो भारतीय संविधान ने हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं उनके बारे में बताया है। पहला यदि आप देखो तो इसमें बताया गया है कि जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो आप सभी को हमने बताया था कि संसद क्या होती है। संसद क्या होती है? तो संसद जो है, भारत देश जो हमारा होता है, तो भारत देश की जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, एक विधायिका और एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। जिसमें से विधायिका जो होती है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर हम संसद को पढ़ते हैं। और ये जो संसद है, ठीक है, इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं कि जो लोकसभा है इसमें भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं और राज्यसभा में भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। यहाँ पर भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि हमारा जो भारत देश है, केंद्र सरकार है, उसके 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो विधायिका के अंदर आप क्या जानते हो, विधायिका के अंदर आपको संसद को पढ़ना होता है। और संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और दोनों ही सदन में 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। राज्यसभा में भी एक निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा है जैसे, ठीक है, तो लोकसभा में 2 तरीके के सदस्य कौन हैं, निर्वाचित और मनोनीत। ये निर्वाचित और मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? तो निर्वाचित सदस्य का मतलब होते हैं कि ऐसे सदस्य जिनके लिए चुनाव कराया गया है, जिनके लिए वोटिंग की गई है और चुनाव के बाद वो सदस्य बने हैं लोकसभा के। ठीक है, तो वो तो निर्वाचित हो गए। और मनोनीत कौन से सदस्य होते हैं? मनोनीत सदस्य वे सदस्य होते हैं जिनके लिए कोई भी चुनाव नहीं होता, कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, उनके लिए कोई वोट नहीं डालता। इसके बजाय राष्ट्रपति जो होते हैं वो डायरेक्ट उनको क्या कर देते हैं, चुन लेते हैं। और उन सदस्यों को हम कहते हैं मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा के मामले में 2 आंग्ल भारतीय जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ और इसके साथ ही साथ हम राज्यसभा के बारे में भी समझ लेते हैं कि जो हमारी राज्यसभा होती है इसमें भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित सदस्य ऐसे सदस्य होंगे जिनके लिए इलेक्शन होता है, जिनके लिए चुनाव होता है और उन सदस्यों के लिए प्रॉपर वोटिंग की जाती है, लोग वोट डालते हैं और वोटिंग के बाद वो क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? ऐसे सदस्य जिनके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता, चुनाव नहीं होता, कोई भी वोट नहीं डालते, कोई भी उनके लिए, ठीक है, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुन लिए जाते हैं। और राज्यसभा के मामले में 12 सदस्य जो होते हैं ये मनोनीत सदस्य होते हैं। और ये 12 सदस्य जो होते हैं ये विज्ञान है, कला है, ठीक है, साहित्य, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और जिन्हें राष्ट्रपति जो है वो चुन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि लोकसभा में कितने तरीके के सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने तरीके के सदस्य होते हैं। तो अब उन सदस्यों के बाद अब हम जब इस निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्यों को समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कौन से सदस्य हैं जो शामिल हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। का मतलब है
कि संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आप समझ गए, ठीक है। मनोनीत सदस्य जो होंगे वो वोट नहीं डालेंगे, वो निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं रहेंगे, वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य हैं जो शामिल नहीं होते हैं। तो लोकसभा के मामले में यदि हम देखें तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं 2 आंग्ल भारतीय सदस्य, वो निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या समझा था, राज्यसभा के बारे में समझा था कि राज्यसभा में भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं, है ना। कौन कौन से? राज्यसभा में भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। तो निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो तो शामिल रहेंगे, ठीक है, पर राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो सदस्य शामिल नहीं है उसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य। तो ये जो 12 सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति चुनते हैं, मनोनीत करते हैं, वो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ और कौन सदस्य हैं जो निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, तो यहाँ पे आप ये सेकंड पॉइंट के थ्रू समझ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप सभी को पता है कि जिस तरीके से हमारा जो केंद्र है या देश है, ठीक है, उसमें क्या होती है, संसद होती है, विधायिका के रूप में होती है, और वो क्या करती है, देश के लिए कानून बनाती है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा राज्य होता है, राज्य में क्या होती है, राज्य में विधायिका के रूप में होती है विधान मंडल। और ये जो विधान मंडल होता है, जिस तरीके से केंद्र में क्या होती है, विधायिका होती है संसद, उसी तरीके से राज्य में विधायिका होती है विधान मंडल। और जिस तरीके से संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक उसी तरीके से विधान मंडल में भी 2 सदन होते हैं। एक होती है विधान सभा और दूसरी होती है विधान परिषद, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है कि राज्य विधान सभा। तो हम यहाँ पे राज्य विधानसभा के सदस्यों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो विधानसभा है, जो राज्य में विधानसभाएं होती हैं, राज्य में अपनी अपनी विधानसभा होती है। तो विधानसभा में भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। निर्वाचित जो वोट नहीं, जो जिनके लिए इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, ठीक है, वोट डाले जाते हैं और फिर वो सदस्य विधानसभा के सदस्य बनते हैं, ठीक है। और मनोनीत सदस्य वे सदस्य होते हैं जिनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, जिनके लिए कोई भी वोट नहीं डालता है, राज्यपाल इनको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। तो वो मनोनीत सदस्य हो गए। तो कौन से सदस्य हैं जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, मतलब जिनके लिए इलेक्शन होता है, ना कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य के लिए इलेक्शन नहीं होता है और वो सदस्य जो होते हैं वो शामिल भी नहीं होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आप निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य हैं जो शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विधानसभा में मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य, विधानसभा में एक मनोनीत होते हैं और एक तरीके के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या 1 होती है, ठीक है, और वो सदस्य जो है वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, ठीक। इसके साथ ही साथ निर्वाचक मंडल में और कौन से सदस्य हैं जो शामिल होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं या निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने समझा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य हैं जो शामिल नहीं होते। तो पहला हमने जाना कि लोकसभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं
2 आंग्ल भारतीय वो सदस्य शामिल नहीं होते। राज्यसभा में हमने समझा कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 सदस्य वो वोट नहीं डालते, वो सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसके साथ ही साथ हमने जाना कि विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते निर्वाचक मंडल में। और लास्ट जो है वो है कि विधान परिषद के सदस्य, अब आपको हमने बताया कि राज्य में जो विधायिका होती है, राज्य की जो विधायिका होती है उसमें क्या होते हैं, उस विधायिका को हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, जिस तरीके से संसद में 2 सदन होते हैं, एक होती है विधान सभा और एक होती है विधान परिषद। ठीक है, अब जो विधान परिषद है ना, तो विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे और जो मनोनीत सदस्य होंगे दोनों ही सदस्य शामिल नहीं होते हैं निर्वाचक मंडल में। अर्थात दोनों ही जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि विधान परिषद के सदस्य, सभी सदस्य जो हैं चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, तो ये निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या जाना, इस तरीके से हमने जाना कि आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमें बताता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य हैं जो शामिल हैं और कौन कौन से सदस्य हैं जो शामिल नहीं होते हैं, इस पर हमने चर्चा की कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। पर संसद के जो दोनों सदन हैं जैसे लोकसभा, तो लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते और मनोनीत सदस्य संख्या 2 है। ठीक इसी तरीके से राज्यसभा में भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 मनोनीत सदस्य वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। फिर हमने जाना कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यों में क्या होती है, विधानमंडल होता है जो कि विधायिका का कार्य करता है और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, जिस तरीके से संसद में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही 2 तरीके के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डालने का कार्य करेंगे और ये निर्वाचक मंडल के सदस्य रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो मनोनीत सदस्य होंगे वो वोट डालने का कार्य नहीं करेंगे। तो विधानसभा में मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होगा। फिर हमने तीसरे पॉइंट को समझा कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों ही यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, इनकी अपनी अपनी विधानसभा है। तो इन विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे और इन विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। अब निर्वाचक मंडल में विधान परिषद जो होती है उसमें भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। तो विधान परिषद की सभी सदस्य जो हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, अर्थात ना तो निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और ना ही मनोनीत सदस्य।